हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट सीरीज में आज हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच ऑल द गेन्स एंड लॉसेज आर कलेक्टेड इन ऑर्डर टू असरटेन द एक्सेस ऑफ गेन्स ओवर द लॉसेज और वाइस वर्सा। तो ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि हमसे जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो भी हमारी इनकम्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा और उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि भाई हम लोगों को गेन्स एक्सेस हो रहे हैं या फिर लॉसेस एक्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब इक्वेशन इस तरह बन रही है या फिर इक्वेशन हमारी इस तरह बन रही है। अगर इक्वेशन इस तरह की है तो वो रिजल्ट करेगी प्रॉफिट में, और अगर इस तरह की इक्वेशन बन रही है तो वो दिखाएगी हमको कि हमको लॉस हो रहा है। और यही हमको असरटेन करना है, इसीलिए लिखा है इन ऑर्डर टू असरटेन the excess of gains over the losses और vice versa। तो इसमें हम लोग क्या डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? We'll determine net profit और net loss। बच्चों कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर को आपके लिए पहले से लिख के रखे। The first feature is penultimate report। तो P&L अकाउंट को हम लोग बोलते हैं इट इज अ पेनल्टीमेट रिपोर्ट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट वी हैव प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, उससे हम लोगों को असरटेन हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, और लास्ट में हम लोगों को अपनी बैलेंस शीट बनानी है। The last statement which we prepare is position statement, that is balance sheet। इनकम स्टेटमेंट जब हम बना रहे थे, पहली स्टेप हमारी थी ट्रेडिंग अकाउंट। वी हैव फाउंड ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे? नेट प्रॉफिट। और जो हमारा निकालेगा P&L अकाउंट, राइट। सो पेनल्टीमेट का मतलब होता है जस्ट बिफोर द अल्टीमेट, ठीक है। लास्ट से एक स्टेप पहले अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट रिपोर्ट। तो पेनल्टीमेट रिपोर्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये आपके लास्ट स्टेटमेंट से एक पहली की स्टेटमेंट है, जस्ट बिफोर। तो इनकम स्टेटमेंट जब हम बात करते हैं तो P&L हमारा क्या है? पेनल्टीमेट रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लास्ट से पहली प्रोसेस होती है। नेट प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कनेक्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस शीट से, और हम लोग जो फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट को। सेकंड है इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। नाउ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट्स, ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो सकती है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। सेम गोज विद इनकम। चलिए आगे देखते हैं। टाइम बाउंड इसमें लिखा हुआ है। टाइम बाउंड का मतलब यह है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग अपने माइंड में रखेंगे कि वो टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड का मतलब इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर, ठीक है। तो ये क्या है? 12 महीने का पीरियड को कंसिडर करेगा, अप्रैल से मार्च तक, ठीक है, जो हमारी अकाउंटिंग ईयर चलती है, इसलिए इसको लिखा हुआ है इट इज अ टाइम बाउंड। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली आपका आएगा, देखिए, नेट प्रॉफिट। तो आप बोल सकते हैं कि बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट था, वैसे P&L अकाउंट का बैलेंस हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा। और लास्ट में जब हम लोगों ने बात करी, दैट इज अफेक्ट्स कैपिटल। पेनल्टीमेट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि पेनल्टीमेट रिपोर्ट से हम लोगों को नेट प्रॉफिट पता चला, और नेट प्रॉफिट को हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे बैलेंस शीट में, जिससे कि जो ओनर है उसकी कैपिटल डायरेक्टली इफेक्ट होगी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट डायरेक्टली इफेक्ट होती है हमारे रिजल्ट ऑफ P&L अकाउंट से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। P&L अकाउंट हम लोगों ने हेडिंग डाली पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। जो क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करती है इनकम को, और ये रिप्रेजेंट करेगी हमारे एक्सपेंसेस को। अनलाइक ट्रेडिंग अकाउंट जब हम देख रहे थे, इसमें एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आते थे और इनकम भी डायरेक्ट आती थी। यहां पर कोई इसका रिवर्स हो जाएगा, एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट होंगे एज वेल एज इनकम भी हमारी इनडायरेक्ट होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, हम लोगों को यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, और ट्रेडिंग अकाउंट से जब हम लोगों को असरटेन होता था ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग उसको यहाँ पर को ट्रांसफर कर देते थे।
क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग लिखते थे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला एलिमेंट जो रहेगा बच्चों उसका वो ये कि ये यहां पर को हमारा ट्रांसफर हो जाएगा और हम लिखेंगे द फर्स्ट एलिमेंट विल बी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और वाइस वर्सा सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर कभी ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हो रहा है तो ग्रॉस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस साइड और हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। तो पहला एलिमेंट जब हम बात करेंगे तो वो इस तरह बनेगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और यहां पर को लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि हम लोग इसको बोरो कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब याद करना कि ये ईदर ऑफ द सिचुएशन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर ग्रॉस लॉस हो रहा होगा। तो इन दोनों में से एक ही अमाउंट हमारा इस तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट हम लोगों ने सीख लिया, और दूसरा जो मैंने बताया था आपको वो क्या कि केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग यहां पर को कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं इसको यहां पर को ब्रैकेट में इनडायरेक्ट भी लिख दूं तो आप लोग इसको याद करने के लिए सही रहेगा, ऑल्दो इसको लिखने की आपको जरूरत है ही नहीं। दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट, अब देखते हैं ये इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग ऑफ द कोर बिजनेस एक्टिविटी। जो हम मेन बिजनेस एक्टिविटी का परफॉर्म करते हुए जो भी एक्सपेंसेस अकर कर रहे हैं या फिर जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट बोला करते थे। इनडायरेक्ट इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द मेन बिजनेस एक्टिविटी, जो भी खर्चे हमारे सामने आ रहे हैं या फिर जो भी इनकम्स हमारे सामने आ रही है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसकी एक बहुत अच्छी कैटेगरी के साथ मैं आप लोगों को यहां पर को सब एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप जल्दी से पेन और कॉपी लेके तैयार रहिए। सो लेट्स सी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग में रखने के लिए काम आते हैं या फिर बिजनेस को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन कराने के लिए जो भी खर्चे हम लोग करेंगे उसको हम लोग नाम देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसी सीरीज में पहला हमारा एक्सपेंस निकल के आता है, दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए और वो ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो जो चीजें हम लोगों को नेसेसिटी होंगी वो सारे इस एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स होंगे। तो जैसे कि हमारा स्टाफ सैलरी है तो ऑफिस स्टाफ सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कभी कभी बिल्डिंग को रेनोवेट करना पड़ता है, ऑफिस को नई तरीके से बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस का मतलब यह है कि कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं वो जब हम लोग वकील को पैसा देंगे, लीगल चार्जेस देंगे, तो वो लीगल चार्जेस में हमारा एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा। और ये बिजनेस के तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो लीगल चार्जेस उस पर लगे ही रहते हैं। ऑडिट फीस, जब हम सीए या फिर सीनियर अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगे तो उसको और फीस देनी पड़ेगी। और जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के। तो जल्दी से इसको रिकॉर्ड करिए। लेट्स सी बच्चों कि दूसरा हमारा कौन सा एक्सपेंस है। दूसरा कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि सैलरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या क्या है। द फर्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू सेल्स करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो वो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें हमारे आ जाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज एडवर्टाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट को कैसे आप पैक करेंगे तब जाके वो सेलेबल होगा। कैरेजेस ऑन सेल, जिसको बोलेंगे कैरेजेस आउटवर्ड्स, जो फैक्ट्री से बाहर हम लोग उसको लेके जाएंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेट्स का मतलब यह है कि सपोज हम लोगों ने क्रेडिट में कोई सामान बेचा, 10 कस्टमर्स में से 7 कस्टमर ने पैसे दे दिए लेकिन 3 कस्टमर ने उसको क्रेडिट में खरीदा, और उन 3 में से हो सकता है कि एक कस्टमर डिफॉल्ट निकल जाए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, हो सकता है कि एक डिफॉल्ट निकल जाए और वो पैसा वापस ना करे। जो पर्सन वापस नहीं करेगा पैसा वो कंसीडर किया जाएगा बैड डेट्स में। तो ये भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर आता है। सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, कुछ कुछ सेल्समैन होते हैं जो सैलरी बेसिस पे होते हैं, कुछ होते हैं जो कमीशन बेसिस पे होते हैं, उनको चार्ज ऑफ करना भी आपका इसी के अंदर आएगा। स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक या गुड्स इन ट्रांजिट,
स्टॉक भी हो सकता है, फिनिश प्रोडक्ट इन ट्रांजिट भी हो सकता है। ट्रांजिट मतलब कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हो, उस पर जो भी खर्चा आ रहा है। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑन फिनिश गुड्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो हमारा है ही। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं, और ये किसकी कैटेगरी है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी है। और जो किसकी कैटेगरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेंस है वो है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जब हम बात करते हैं कि फाइनेंसिंग में हमारा किस तरह खर्चा आएगा, तो फाइनेंसिंग टैक्स से रिलेटेड हो सकती है, बोरोइंग से रिलेटेड हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना, लीज आउट करना, एसेट्स को लीज में लेना, उसको रेंट में लेना, इन सारे जब खर्चे के हम लोग देखते हैं तो फाइनेंसिंग किसी बिजनेस प्रोपोजिशन को जब हम करेंगे तो आएंगे आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर। फ्यू एग्जांपल्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउ करेंगे ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डिस्काउंट अलाउड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में ऑल इन ऑल इतने भी रहेंगे तो वो भी काफ़ी है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो फाइनेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे आते हैं, जो कंसीडर किए जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। तो आप इसको नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो लास्ट हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसकी कैटेगरी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। जो हमारे एसेट्स होते हैं उसको हम लोगों को फंक्शनल बनाने के लिए उसमें टाइम टू टाइम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स पे हम लोगों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आता है, उसकी सबसे पहले कैटेगरी है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कम्स अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा रिपेयर एंड रिन्यूअल्स कभी कभी जब एसेट्स पे करना पड़ता है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये बच्चों, ये 1 2 3 4 जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये आते हैं बेटा आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये एक्सपेंसेस हम लोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस हमारा स्मूथ नहीं चल पाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वो रन नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो बिजनेस का जो मेन प्रॉफिट है वो अर्न कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसको कैटेगराइज किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरफ। तो बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डेफिनेशन ये होगी कि अदर देन परफॉर्मिंग द कोर बिजनेस एक्टिविटी, जो खर्चे हमारे आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द कोर बिजनेस एक्टिविटी, जो भी खर्चे हमारे पास आ रहे हैं वो कैटेगराइज होंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लाइक हम लोगों ने कोई पुरानी मशीन थी या फिर ऑब्सोलीट मशीन थी हमारी, उसको हमने बेच दिया, और बेचा तो हम लोगों को लॉस हो गया। उसमें 100 रुपए की खरीदी थी, 80 में बेची, 20 रुपए हमारे क्या हो गए, लॉस हो गए। तो वो जो खर्चा है, जो 20 रुपए का जो लॉस है, हम लोगों को यहां दिखाना पड़ेगा अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेम गोज विद लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट ऑफ गुड्स, और जिसको हम लोगों ने इंश्योर नहीं करवा के रखा हुआ है, ठीक है। तो वो हमारी गुड्स हो सकती हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, जिसको फायर से या फिर थेफ्ट से नुकसान हुआ है, वो आइटम जिसको हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवा के रखा है, ये याद रखना। जिसका इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ है वहां पर को हम लोगों को रिएम्बर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब कि इनइफेक्टिव मैनेजर हो सकता है, इनएफिशिएंट मैनेजर हो सकता है, वो कहीं ना कहीं गलतियां कर दे, वो मैनेजर की गलती से हो रहा है, कहीं ना कहीं वो मिस एप्रोप्रिएशन है। अदर थेफ्ट हो गए, जैसे कि हमारा कैश चोरी हो जाना, कैश का मिस एप्रोप्रिएशन करना। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं। एक पॉइंट याद करने की जरूरत है कि ऐसे आइटम्स जो हम लोगों को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं इंक्लूड करने हैं वो है पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर प्रोप्राइटर कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस करता है और बिजनेस से वो खर्चा ले रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा एज ड्रॉइंग्स, लेकिन हम लोग उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते। सेकंड, एनी ड्रॉइंग्स मेड, तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो हो सकता है कि कुछ भी उसके हाउस होल्ड खर्चे हो सकते हैं। ड्रॉइंग्स वो कैश लेके चला गया तो वो भी हम लोगों को इसमें एक्सक्लूड करना है। लाइफ इंश्योरेंस पेड फॉर द प्रोप्राइटर, ये भी हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। पर्सनल इनकम टैक्स, अगर वो इनकम टैक्स भर रहा है और वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो इसको भी हम लोगों को एक्सक्लूड करना है। एंड लास्ट है इंश्योरेंस पेड फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर। तो उसके अगर हाउस टैक्स भर दिया उसने, अपनी कार का इंश्योरेंस भर दिया, कोई प्रॉपर्टी के लिए उसने इंश्योरेंस करवा के रखा है, वो बिजनेस एक्सपेंसेस में से कर रहा है तो वो कैटेगराइज नहीं होगा अंडर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये मेन आपको याद रखना है, ये सारी की सारी ड्राइंग्स के अंदर कैटेगराइज की जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि इसके हम लोगों के जनरली 4 एलिमेंट होंगे डेबिट साइड के। सबसे पहला होगा ग्रॉस लॉस, जो हार्डली ही आपके सामने आएगा। मोस्ट मैं बोल सकता हूं कि 1% उसका चांस है
कि आपका कोई क्वेश्चन इस तरह से आए, लेकिन आ सकता है। सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा एलिमेंट है जिसमें हम लोगों ने देखा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और फोर्थ केवल आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो इसके अलावा हम लोग ज़्यादा एक्सपेंसेस इसमें नहीं कर रहे होते हैं, तो आप इसको नोट करिए बच्चों। तो फोर्थ एलिमेंट बच्चों हमारा रहेगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का मतलब यह है कि हमारी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा आ रही होगी, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारी इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस हो रहा होगा, तो हमको नेट प्रॉफिट रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलिए अब देखते हैं क्रेडिट साइड के आइटम्स। तो क्रेडिट साइड का जो हमारा आइटम रहेगा सेम इसी का अपोजिट रहेगा। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो यहां पर को आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग इनकम्स। अब बताइए ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होंगी? वो सारे इनकम्स जो डायरेक्टली हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनको कैटेगराइज करना अब हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम्स में हमारा क्या क्या आएगा। तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर बिजनेस की सबसे बड़ी ऑपरेटिंग इनकम, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट ही है, तो वो पहले मेंशन करके रखा हुआ है। इसके अलावा अगर बिजनेस की कोई सब्सिडियरी अलायंस है या फिर उसका कोई जॉइंट वेंचर है और वहां से अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे बाई ऑपरेटिंग इनकम्स में, इसको हम लोग अमाउंट को लिख देंगे। सेकेंड है हमारा कमीशन रिसीव्ड। कभी कभी अगर हम लोग कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होता है। तो बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के हमारे कैटेगराइज जैसे हम लोगों ने देखा था सेम उसी का रेप्लिकेट है, बस हम लोगों को चेंज कर देना है। तो वहां लॉस था तो यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा। कभी कभी जो हम टैक्स पे करते हैं उसमें रिफंड मिल जाता है हमको, तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि वो कोर बिजनेस एक्टिविटी में हो नहीं रहा है। या फिर इन्वेस्टमेंट की जगह फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है। रेंट रिसीव्ड, कोई हमारी प्रॉपर्टी थी जिसको हम लोगों ने रेंट में दे रखा था, तो उसमें जो रेंट रिसीव होगा वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। एनी डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रिसीव्ड, ये भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है। तो आप इनको जल्दी से नोट करिए। और हम लोग अपना लास्ट एलिमेंट लिखते हैं जो है हमारा नेट लॉस। चलिए, तो हमारा लास्ट एलिमेंट है नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी रहेगा वो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट होगा। और बैलेंस कैसे करते हैं? हम लोग दोनों साइड्स को हम लोग सबसे पहले रफ में टोटल करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कौन सी साइड हमारी ग्रेटर है, उसको दोनों जगह लिख देंगे। और डेफिसिट, जो भी हमारा डिफरेंस अमाउंट है, उसको हम लिख देते हैं। तो अगर नेट लॉस आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रही होगी। इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज़्यादा होंगे, तभी रिजल्ट करेगा नेट लॉस। और नेट लॉस हम लोगों को ट्रांसफर कर देना पड़ता है सेम कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर को कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर को बैलेंस शीट के अंदर जब हम कैपिटल लिखेंगे उसमें माइनस करना पड़ेगा नेट लॉस को। तो ये है आपका बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। और एलिमेंट्स हम लोगों ने देखे। अब एलिमेंट्स में आप लोगों को एक स्क्रीन में प्रॉम्प्ट करवा रहा हूँ। देखिए, ये जो एक्चुअल फॉर्मेट होता है इसमें सारे के सारे जो एक्सपेंसेस और इनकम्स आप देख पा रहे हैं वो क्लब करके नहीं रखे हुए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर को क्लब किए हैं। देखिए आप, यहाँ पर को हम लोगों ने इसको अलग अलग एक्सपेंसेस में देखा, यहाँ पर को अलग देखा, यहाँ इनकम्स अलग करी, यहाँ याले इनकम्स अलग करी। तो अब आपका ये होमवर्क है जो यहाँ पर कोई स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें से आप देखिए। सब पहले तो इसको रिकॉर्ड करिएगा, फिर वहां पर को आप अपने कॉपी में एक अच्छा सा फॉर्मेट बनाइए जिसमें आप हेडिंग के अंदर अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्लब करके लिखेंगे। तो अभी हम लोग तो इसका प्रिपरेशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज प्रिपरेशंस ऑफ P&L अकाउंट, और कैलकुलेट करना सीखेंगे नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर नेट लॉस या फिर ऑपरेटिंग लॉस को हम लोग फाइंड आउट करना देखेंगे। सो अंटिल देन, स्टडीज।